हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बिलीव। ये दूसरा नेक्स्ट वीडियो है इन्वायरमेंटल इशू से। ये पार्ट 10 है और मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स लिखे हैं जो नीट में यूजुअली पूछा जाता है। जैसे कि एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 में हुआ था, लेकिन उसका एम्बेडेड 1987 में हुआ था। जो वाटर प्रिवेंशन एक्ट कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन है वो 1974 में हुआ था। And the fourth is Montreal Protocol signed at the Montreal, Canada in 1997, लेकिन वो एक्शन या इफेक्टिव वो 1989 में हुआ था। जो चिपकू मूवमेंट है वो 1974 में हुआ था। ये सारे एनसीईआरटी के ईयर्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट है रिमेंबर के लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो या इसको आप अपने एक चार्ट पेपर में लिख के आप रख सकते हो ताकि आपको रिमेंबर रहे ये डेट्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और कमिंग टू द एनसीईआरटी, लास्ट वीडियो में आई फिनिश अप टू द लेवल ये ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर आधा पोर्शन यहाँ तक का पार्ट 9 में प्रेजेंट है। इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी माय वीडियो आल्सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Okay, coming to the here. Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, the depletion particular marked over the Antarctica region. मतलब जो ओजोन डिप्लीशन है वो ज़्यादा स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, गुड ओजोन में। तो द डिप्लीशन इज पर्टिकुलरली वो अंटार्कटिक रीजन में होता है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है तो वो बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर को थिन कर देता है और उसको हम ओजोन होल बोलते हैं। इसमें ये लिखा गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी। जो यूवी रेडिएशन है वो यूवीबी से शॉर्टर होता है, आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। और ये कम्प्लीटली अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाता है गिवन द ओजोन लेयर इंटैक्ट। बट यूवीबी डैमेज डीएनए एंड म्यूटेशन में ऑकर। और जो यूवीबी होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये डीएनए को भी डैमेज करता है और म्यूटेशन का भी कारण बनता है। इट कॉजेज एजिंग स्किन, डैमेज ऑफ स्किन सेल, वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर। और ये जो यूवीबी है वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, जैसे कि स्किन के एजिंग के लिए या फिर जो स्किन सेल को डैमेज करने के लिए या कई प्रकार के स्किन कैंसर को प्रोड्यूस करने के लिए ये यूवीबी सबसे बड़ा हेल्पफुल है ये सारे डिजीज़ को कॉज करने के लिए। इन ह्यूमन आई कॉर्निया एब्जॉर्ब यूवीबी रेडिएशन। और जो ह्यूमन आई में कॉर्निया यूवीबी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। अगर ज़्यादा यूवीबी होगा तो वो इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया कर देती है, उसको स्नो ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ यूवीबी के कारण कैटरेक्ट भी होता है, मीन्स मोतियाबिंद। एंड सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया। अगर हाई डोज में यूवीबी अगर जाता रहा तो ये परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है कॉर्निया को। ओके, रिकॉग्नाइजिंग द डेलिट्रियस अफेक्ट द ओजोन डिप्लीशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मीन्स जितना ज़्यादा मीन्स में ये बोला गया है कि बहुत ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन होने के कारण एक मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला गया उसको, क्योंकि ये इसको इसलिए मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया क्योंकि ये कनाडा के एक प्लेस में मोन्ट्रियल में हुआ था 1987 में, लेकिन ये इफेक्टिव 1989 में हुआ था फॉर कंट्रोलिंग ओजोन डिप्लीशन। और ये पर्टिकुलरली ये इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए किया गया क्योंकि इसमें वन बेनिफिट था कि इसमें सीएफसी और अदर जो केमिकल्स हैं जो ओजोन को ख़राब करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मच टॉपिक। ओके, एंड कम इन टू द नेक्स्ट, degradation by improper resource utilization and the maintenance. The degradation of natural resource can occur not just by the action of pollutant but the improper resource of utilization practice. अब इस पर्टिकुलर 2 लाइन में ये बोला गया है कि इसको पॉल्यूटेंट से ही नहीं बल्कि किसी भी रिसोर्स का गलत तरीके से यूज़ करने से भी प्रॉब्लम होता है।
जैसे कि फर्स्ट है सॉइल इरोजन एंड डेस्ट्रिटिफिकेशन। अब इसमें ये बोला गया एनसीईआरटी में कि द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल टेक सेंचुरीज। एक फर्टाइल सॉइल को बनने के लिए सेंचुरीज लग जाते हैं, लेकिन इसको रिमूव करने के लिए कुछ टाइम ही लगता है, और ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज से ही होता है, जैसे कि ओवर कल्टीवेशन होना, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग करना, डिफॉरेस्टेशन करना, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस रिजल्टिंग राइट पैचेस ऑफ लैंड। मीन्स अगर ओवर कल्टीवेशन होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, इससे लैंड का खराब होना तो तय है। वह लार्ज बैरन पैचेस एक्सटेंड मीट ओवर टाइम। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा ज़मीन पूरा ख़राब हो जाएगा, और ये ज़्यादा टाइम तक ऐसा रहता रहा तो ये डेजर्ट में भी, रेतीला में भी क्रिएट हो जाएगा, मीन्स डेजर्ट क्रिएट हो जाएगा। इंटरनेशनली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड द डेस्ट्रिटिफिकेशन, इसलिए इसको डेस्ट्रिटिफिकेशन कहा जाता है, और ये मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहा है, तो इससे कहीं ज़्यादा घाटा हो रहा है। इससे डेजर्ट का बढ़ना, अगर लैंड ख़राब हो रहा है तो अच्छे से खेती नहीं हो पा रहा है, ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सॉइल इरोजन एंड डेस्ट्रिटिफिकेशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। एंड अनदर इज वाटर लॉगिंग एंड सॉइल salinity. Irrigation without a proper trench of water lead to waterlogging in soil. Besides affect the crop, waterlogging draws soil to the surface of the soil. इसमें बोल रहा है अगर हम किसी भी चीज़ को इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेंच ऑफ वाटर, अगर हम इरिगेशन को बिना ड्रेंच के करेंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा सॉइल में। बिसाइड द अफेक्ट द क्रॉप, वाटर लॉगिंग ड्रॉज द सॉइल टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। लेकिन वो क्रॉप में वो अगर सॉल्ट कर दिया जाएगा तो वो जो सॉइल का सरफेस है वो बेकार हो जाता है। द सॉल्ट देन डिपॉजिट एज अ थिन क्रस्ट ऑन द लैंड, और जो सॉल्ट है वो थिन क्रस्ट जैसे लैंड सरफेस में बनता जाएगा। एंड स्टार्ट कलेक्टिंग एट रूट ऑफ द प्लांट, दिस इंक्रीज द सॉल्ट कंटेंट इज इनमिकल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड इट्स एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द एग्रीकल्चर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट होगा तो वो रूट को अफेक्ट करेगा, लैंड को डैमेज करेगा, जिससे एग्रीकल्चर होने में बहुत प्रॉब्लम होगा। उसमें प्लांट्स का लगना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रूट ही नहीं लग पाएगा तो प्लांट्स का तो ऑब्वियसली खराब होगा ही। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल salinity आर सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैव कम द वेक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ऐसा चलता रहता है वाटर प्रॉब्लम्स में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ अच्छे से तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन ही होने लग जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मच टॉपिक। सो टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन. Okay guys, thanks for watching.